नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सब इस वीडियो में व्यावसायिक अध्ययन पुस्तक का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। आपको याद होगा पहले अध्याय में हमने व्यवसाय की बहुत सरल बारीकियों को समझा और हमने जाना कि व्यवसाय क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों की। अगर आप इसे फिर से पिछले अध्याय से जोड़कर देखें तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय के अंत में हमने एक छोटे से विषय पर चर्चा की थी कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें कई कारकों का ध्यान देना होता है। उन्हीं में से कारक था कि व्यवसाय के स्वामित्व का क्या स्वरूप होगा। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर हम ये पाते हैं कि व्यवसायिक संगठन के 5 प्रकार हैं। पहला एकल स्वामित्व, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा साझेदारी, चौथा सहकारी समितियां और पांचवा संयुक्त पूंजी कंपनी। हम इस अध्याय के 2 भागों में एक एक करके इन सभी प्रकार के व्यवसायों को और इनकी बारीकियों, इनके विशेषताओं और इनके गुणों और सीमाओं को चर्चित करेंगे या इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकार और सबसे सरल प्रकार के व्यवसायिक संगठन से। सबसे पहला संगठन का स्वरूप है एकल स्वामित्व। जैसा कि बच्चों नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक स्वामी होता है, अर्थात यह ऐसा व्यवसाय है जिसका नियंत्रण, इसको चलाना, इससे होने वाले लाभ को परखना और इसके हानियों और जोखिमों को उठाना, ये सब कुछ एक व्यक्ति करता है। ये पूरा व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जाता है। बच्चों ऐसा व्यवसाय आपको सामान्यतः बहुत छोटे प्रकार के व्यवसायों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यवसाय बड़ा होते जाता है एक व्यक्ति के लिए उसको अकेले नियंत्रित करना मुश्किल होते जाता है। तो छोटे व्यवसाय या ऐसे व्यवसाय जहां पर हमें अपनी विशेष सेवाएं अपने उपभोक्ताओं को देनी है जो हमारे अलावा शायद कोई और नहीं दे सकता, वहां पर हम अपने नियंत्रण में सब कुछ रखते हैं और जब तक आकार छोटा है तब तक उसको रखते हैं। तो इस तरह के व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं क्या निकल कर आती है? सबसे पहली विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय को हमारे देश में शुरू करना और चलाना बहुत सरल है। इसकी स्थापना भी सरल है और इसको बंद करना भी सरल है, क्योंकि इस तरह के व्यवसायों के लिए हमारे देश में कोई विशेष कानून नहीं है, जिसकी वजह से इसे शुरू करने में बहुत ज़्यादा कानूनी दस्तावेज या अन्य कानूनी आवश्यकताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कल को भी ये व्यवसाय बंद भी करना चाहे तो भी इसके लिए बहुत कुछ ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति हमें नहीं करनी पड़ती, इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। पहली विशेषता हो गई कि स्थापना और बंद करना दोनों ही बड़ा आसान है। दूसरी विशेषता यह है कि इस तरह का व्यवसाय पूरी तरह एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसी से तीसरी विशेषता निकल कर आती है कि फिर ऐसे व्यवसाय में सारा लाभ एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और सारा जोखिम भी उसी एक व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इसकी चौथी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता, यानी कि अगर कानून की नजरों में यह जाता भी है तो कानून व्यवसाय और व्यवसायी को एक ही मानता है। आप आगे अन्य प्रकार के व्यवसायों में देखेंगे कुछ जगहों पर कि स्वामी और व्यवसाय को अलग माना जाता है, लेकिन इस व्यवसाय में एकल स्वामित्व में व्यवसाय का खुद का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता। व्यवसाय के नाम पर कोई भी किसी भी तरह का समझौता या खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। अगली विशेषता जो है वो यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता भी कम पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्योंकि स्वामी और व्यवसाय बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर कल को स्वामी को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी इस तरह की घटना घट जाती है, तो उसके साथ साथ व्यवसाय का भी अंत हो जाता है। यानी इस व्यवसाय की निरंतरता अनिश्चित है या कभी भी खत्म हो सकता है। तो इस प्रकार हम इस व्यवसाय के बारे में इन कुछ विशेषताओं को देखते हैं, तो इनको अगर हम और ज़्यादा सोचें तो हमें इन्हीं से कुछ गुण और कुछ सीमाएं या अवगुण इस व्यवसाय के बारे में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण तो बच्चों यह है कि सारा नियंत्रण एक व्यक्ति के या मेरे मान लो हाथों में होने से सारा लाभ मेरा है। यदि व्यवसाय अच्छा चलता है और इसमें हमें लाभ होता है तो इस पूरे लाभ का फायदा जो है वो एक व्यक्ति को मिलेगा, स्वामी को मिलेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि सारा लाभ एक व्यक्ति के पास ही आ जाएगा।
इसका दूसरा फायदा यह है कि क्योंकि ये व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित भी होता है, तो इससे जुड़ी हुई सारी सूचनाएं उसी के पास रहती हैं। सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहती है। अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई वित्तीय सूचनाएं किसी के साथ साझा करना इसमें अनिवार्य नहीं है, तो इन सूचनाओं को हम गोपनीय रख सकते हैं। इसका तीसरा फायदा यह है कि क्योंकि इसमें सारे निर्णय और सारा नियंत्रण एक व्यक्ति के पास है, तो सभी निर्णय बहुत जल्दी होते हैं। निर्णयों को लेने में समय और देरी कम होती है। तो ये इसके कुछ मुख्य फायदे निकल कर आते हैं। अगर हम इसके अवगुणों या सीमाओं की बात करें, तो क्योंकि एक व्यक्ति सारा व्यवसाय खुद देख रहा है, प्रबंधित कर रहा है, तो उसके प्रबंधन की सीमाएं होती हैं, प्रबंधन की कुशलताओं में कमियां होती हैं। एक व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता, तो इसके कारण इस व्यवसाय का प्रबंधन उतना अच्छा या कुशल नहीं माना जाता। इसी से हम तीसरी कमी निकाल सकते हैं कि क्योंकि सारी हानि एक व्यक्ति को उठानी पड़ेगी, तो उस व्यक्ति का जो स्वामी है उसका दायित्व अनिश्चित होता है, उसके ऊपर सारा दायित्व है पूरे व्यवसाय का। और अगली कमी यह है कि क्योंकि व्यक्ति अकेला है और सब कुछ उसके ऊपर ही निर्भर है, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इसके साथ व्यवसाय भी अंत हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय की जो आयु है वो बहुत अनिश्चित होती है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार के व्यवसाय की विशेषताएं तो देखी ही, उन विशेषताओं से हमने ये सीखा कि कैसे हम गुण और अवगुण निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहले प्रकार का व्यवसाय था, जो सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है हमारे देश में व्यवसाय करने का, कि आप अकेले कोई व्यवसाय शुरू करें, सारी पूंजी खुद लगाएं, सारा मुनाफा या नुकसान खुद उठाएं। इससे जुड़ी हुई जितने भी इसके फायदे हैं और जो भी कमियां हैं, वो सारा आप खुद उसका सामना करें। तो बच्चों, जो दूसरे प्रकार का व्यवसाय है यह है संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय। ये बहुत ही विशेष प्रकार का व्यवसाय है, क्योंकि यह भारत में ही विशेष रूप से पाया जाता है। इस व्यवसाय में एक हिंदू परिवार अपनी पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल कर कर एक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में सदस्यता लोगों को या परिवार के सदस्यों को जन्म के साथ ही मिल जाती है। भारत में हालांकि इस व्यवसाय के लिए आर्थिक रूप से कोई विशेष कानून नहीं है, किंतु यह व्यवसाय फिर भी हिंदू कानून के अंतर्गत आता है। इस तरह के व्यवसाय का संचालन जो है वो परिवार का मुखिया, जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, वो करता है। उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता वो व्यक्ति है जो ना केवल परिवार का मुखिया है, बल्कि वो इस व्यवसाय को नियंत्रित और प्रबंधित भी करता है। कर्ता के अलावा जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सहशमांशी कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको एक सार के रूप में व्यक्त करें, तो संयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसा व्यवसाय है जहां एक संयुक्त परिवार, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ परिवार है, उसके सदस्य मिलकर इस व्यवसाय को चलाते हैं। इस व्यवसाय का नियंत्रण जो है वो परिवार के मुखिया के हाथ में होता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, और यह व्यवसाय भारत के हिंदू कानून के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हमने जो ये इस प्रकार के व्यवसाय का एक परिचय देखा है, आइए इस परिचय से हम इसके कुछ मुख्य लक्षणों को या इसकी विशेषताओं को निकालते हैं। अगर हम इसकी सबसे पहली विशेषता की बात करें, तो इस प्रकार के व्यवसाय का निर्माण कैसे होता है। इसके निर्माण के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, इस तरह के व्यवसाय में परिवार के कम से कम 2 सदस्य शामिल होने चाहिए। और दूसरी शर्त, यह व्यवसाय तभी हो सकता है जब इन सदस्यों के पास परिवार की कोई पैतृक संपत्ति हो, जिसका उपयोग करके ये उस व्यवसाय को चला रहे हो। 2 सदस्य और पैतृक संपत्ति, ये 2 मुख्य शर्तें या जरूरतें हैं इस प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए। दूसरी विशेषता, इस प्रकार का व्यवसाय का जो नियंत्रण है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता परिवार का मुखिया होता है। तीसरी विशेषता, इस प्रकार के व्यवसाय में क्योंकि परिवार के सदस्य ही इसे मिलकर चला रहे हैं, तो एक सदस्य पैदा होते ही, परिवार के अंदर जन्म लेते ही वो इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह का व्यवसाय नाबालिग सदस्यों को भी
लेकर चलाया जा सकता है, या शायद ये इस तरह का एक इकलौता व्यवसाय है जहां नाबालिग सदस्य भी व्यवसाय का हिस्सा हो सकते हैं। चौथा, इस तरह के व्यवसाय में जो दायित्व है वो कर्ता के ऊपर तो अनिश्चित दायित्व होता है, यानी कि अगर व्यवसाय हानि में जाता है और व्यवसाय को अपने ऋण चुकाने की आवश्यकता पड़ती है तो उन ऋणों को चुकाने के लिए कर्ता के व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कर्ता का दायित्व जो है वो अनिश्चित है। तो जितना एक सदस्य का व्यवसाय में हिस्सा या अंश है उसको उतना ही दायित्व या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी व्यवसाय के ऋणों को चुकाने की। उस सदस्य के व्यक्तिगत संसाधनों या संपत्तियों को व्यवसाय के ऋण को चुकाने के लिए नहीं लिया जा सकता। इसकी चौथी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय में सभी निर्णय एक व्यक्ति, जैसा कि हम देख चुके हैं, कर्ता, उसके हाथों में होता है। सभी निर्णय और सभी महत्वपूर्ण फैसले कर्ता ही लेता है। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि यदि किसी कारणवश कर्ता अपना दायित्व नहीं निभा पाता या मान लेते हैं कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो परिवार का अगला सबसे बड़ा सदस्य है वो कर्ता का कार्यभार संभाल लेगा और व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने 5 विशेषताएं इस व्यवसाय की देखी हैं। पहली, यह व्यवसाय निर्माण या इसका निर्माण कैसे होता है, 2 सदस्यक और एक पैतृक संपत्ति के साथ। दूसरा, इसका नियंत्रण कर्ता के हाथ में होता है। तीसरा, इसमें नाबालिग सदस्य भी हो सकते हैं। चौथा, दायित्व कर्ता का अनिश्चित और अन्य सदस्यों का उनके अंश तक निश्चित या निर्धारित होता है। पांचवा, इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है, कर्ता के जाने के बाद भी यह व्यवसाय अगला जो व्यक्ति कर्ता बनने का उत्तराधिकारी होता है वो उठा सकता है। तो इन विशेषताओं से हम फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले संगठन में किया। हम इन विशेषताओं से कुछ गुण और कुछ अवगुण निकालेंगे। तो अगर हम इस प्रकार के व्यवसाय के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण इसका यह है कि इस तरह के व्यवसाय में प्रबंधन बहुत प्रभावशाली होता है, नियंत्रण बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि नियंत्रण परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जो सबसे अनुभवी भी है, वो इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित करता है और उसकी पूरे परिवार में बात मानी जाती है, तो निर्णय बड़े ही मजबूत तरीके से यहां पर लिए जाते हैं। दूसरा, सदस्यों की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो सीमित है, तो सदस्यों को इस बात की परेशानी नहीं होती कि व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उनका जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो जा सकती है, इसकी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और तीसरा जो इसका गुण है वो यह है कि इस तरह का व्यवसाय निरंतर चलते रहता है। एक व्यक्ति के जाने या उसकी मृत्यु आदि होने से व्यवसाय की निरंतरता पर असर नहीं पड़ता। लेकिन साथ साथ इसके कुछ अवगुण भी हैं। इसका एक अवगुण तो यही है कि जो कर्ता है, जो इतनी मेहनत कर रहा है व्यवसाय के लिए, उसे अनिश्चित भार और दायित्व उठाना पड़ता है। यदि व्यवसाय में बहुत ऋण या बहुत हानि हो जाए तो कर्ता का जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी छिन सकती है। दूसरा, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि जरूरी नहीं है कि वो प्रबंधन का प्रशिक्षण लेकर आया होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो वो व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यवसाय के प्रबंधन में कुशलता की कमी आती है। तो हो सकता है कर्ता उन प्रबंधन के गुणों में उतना कुशल या सक्षम ना हो, इसलिए एक ये इसकी कमी निकल कर आती है कि इस तरह के व्यवसाय का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं होता कई बार। बच्चों, अब हम जो तीसरे प्रकार के व्यावसायिक संगठन की बात करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा विशेष व्यावसायिक संगठन है, क्योंकि ये व्यवसाय होने के साथ साथ ये इसके अंदर सामाजिक कल्याण और एक समाजवाद की भावना भी छिपी हुई है। ये व्यावसायिक संगठन है सहकारी समिति। सहकारी शब्द का मतलब होता है एक साथ एकजुट होकर मिलकर काम करना, सहकार्य यानी साथ मिलकर कार्य करना। तो सहकारी समिति एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जहां कुछ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मिलकर अपने सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य हेतु एक व्यवसाय की स्थापना करते हैं। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय से जुड़े हुए सभी सदस्यों का कल्याण करना या उनके कल्याण से जुड़े हुए कार्यों को बढ़ावा देना।
भारत में इस तरह का व्यवसाय कानूनी तौर पर सहकारी समिति अधिनियम सन 1912 के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें हमारे व्यवसाय को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरह के व्यवसाय का आप मूल भाव यह समझें कि यह वह व्यवसाय है जो व्यवसाय तो है, लेकिन साथ ही साथ इसका उद्देश्य है लोगों और खास करके जो सदस्य हैं व्यवसाय के, उनका हित देखना। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में पाए जाते हैं जहां सहकारी समितियों के रूप में व्यवसाय खड़े किए गए और वो बहुत प्रेरक कहानियां, वो व्यवसाय हमारे लिए बन गए। मैं चाहूँगा बच्चों कि आप इन व्यवसायों के बारे में इनके ढूंढें और पढ़ें इनके बारे में। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, चाहे वो गुजरात में दूध के उत्पादन के क्षेत्र में बनी एक बड़ी कंपनी हो जो दुनिया भर में दूध उत्पादन में अग्रणी हो गई, चाहे वो पापड़ बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे वो कई उद्योग ऐसे आपको मिलेंगे जब आप ढूंढेंगे उनको, जो सहकारी समिति के रूप में हैं, जिन्होंने सेवा भावना से अपने व्यवसाय को शुरू किया और वो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थिति में आ गई। इनकी कहानियां बहुत रोचक भी हैं और बहुत प्रेरणादायक भी हैं, तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। हम अपने इस विषय पर वापस आते हैं। सहकारी समिति के बारे में हमने क्या जाना अभी, कि एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर कुछ लोग एक दूसरे के सहायता और एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देने की भावना के साथ अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। तो आइए इस तरह के व्यवसाय के मुख्य विशेषताओं या लक्षणों को एक बार वापस जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने देखी वह यह थी कि इस तरह का व्यवसाय भारत में कानूनी रूप से वैधानिक स्थिति में होना चाहिए, और ऐसा तब संभव है जब वह सहकारी समिति भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंदर पंजीकृत हो। तो पहली विशेषता क्या हुई कि इस तरह के व्यवसाय का पंजीकरण होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है इसकी सदस्यता। तो इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से है कि इसके सदस्य स्वेच्छा से जुड़ते हैं। इसके सदस्यों की जो सदस्यता होती है वो स्वेच्छा से होती है, जब कुछ लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं जुड़ते हैं और व्यवसाय को आगे लेके जाते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि इन सदस्यों का जो दायित्व रहता है इस व्यवसाय में, वो उनके अंश यानी उनके हिस्से तक ही नियंत्रित रहता है। व्यवसाय के ऋणों के भुगतान के लिए इन सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। पर क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसकी चौथी सदस्यता यह निकल कर आती है कि यह व्यवसाय निरंतर बना रहता है। कुछ सदस्यों के आने जाने से इस व्यवसाय की निरंतरता पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी चौथी विशेषता यह है, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी है, कि इस तरह का व्यवसाय सेवा भावना के साथ शुरू किया जाता है। लाभ इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता। इस तरह के व्यवसाय के शुरू होने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सदस्य मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय का जो नियंत्रण है वह एक प्रबंधन कमेटी के हाथों में सौंपा जाता है, जो किसी भी विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी सदस्यों के मतों का इस्तेमाल कर एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने फैसले लेती है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस तरह के व्यवसाय की 5 विशेषताएं देखी। पहली, इसकी सदस्यता जो है वो किस प्रकार की होती है, सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, इसका पंजीकरण अनिवार्य है। चौथा, इस तरह के व्यवसाय में सेवा भावना सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है। और पांचवा, इस तरह के व्यवसाय का नियंत्रण लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रबंधन कमेटी के द्वारा लिया जाता है। तो अब फिर से अगर हम यहाँ पर वही करें जो हमने पहले किया है कि आप इसकी विशेषताओं से इसके गुण और अवगुणों को समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं कि इस तरह का व्यवसाय सर्वप्रथम निरंतर बना रहता है, यानी कि सदस्यों के आने या जाने का व्यवसाय की आयु पर प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, इस तरह के व्यवसाय में पूंजी सामान्य तौर पर पिछले दोनों व्यवसायों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तीसरा, इस तरह के व्यवसाय में लोकतांत्रिक गुणों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके फैसले लोकतांत्रिक तौर पर वोटिंग के द्वारा या सबके मतों के द्वारा लिए जाते हैं। इसी प्रकार इसके हम कुछ अवगुणों की चर्चा भी कर सकते हैं। सबसे पहला अवगुण तो यह है
कि क्योंकि इस तरह के व्यवसाय का पंजीकरण अनिवार्य है और साथ ही साथ इस तरह के व्यवसाय में जो सरकार है वो भी काफ़ी निगरानी रखती है, तो कई बार इस तरह के व्यवसाय को अपने वित्तीय जानकारियां, अपने कामकाज से जुड़ी हुई सूचनाएं सरकार के साथ साझा करनी पड़ सकती हैं और सरकार का इनके कामकाज में काफ़ी दखल हो सकता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि हालांकि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, पर फिर भी ये सदस्य सामान्य तौर पर आम नागरिक और छोटे व्यवसायी आदि होते हैं जिनके पास पूंजी की कहीं ना कहीं कमी होती है, जिसकी वजह से सदस्य ज़्यादा होने के बावजूद भी कई बार इस तरह के व्यवसायों को पूंजी का अभाव या उसका सामना करना पड़ सकता है। इसका एक अवगुण यह भी है, हालांकि इसके अंदर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी क्योंकि ये सदस्य बहुत ही आम परिवारों से आते हैं, ये आम छोटे व्यवसायी होते हैं, तो इनके पास पूंजी का कभी ना कहीं अभाव हो जाता है। तो ज़्यादा सदस्य होने के बावजूद पूंजी की मात्रा कई बार अपर्याप्त साबित होती है। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि अक्षम प्रबंधन के कारण इस तरह के व्यवसाय या समितियां बहुत जल्दी अपना व्यवसाय बंद कर लेती हैं। तो बच्चों, ये सहकारी समितियों की विशेषताएं और उससे जुड़े हुए गुण और अवगुण हमने देखे। अब क्योंकि सहकारी समिति एक ऐसा प्रकार है व्यवसाय का जो आम लोग अपने साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं, तो हमारे देश में इसके भी विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। उन सब प्रकारों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे उपभोक्ता समितियां, किसान समितियां, ऋण समितियां। ठीक है, तो ये सारी समितियां जो हैं ये अपने अपने उद्देश्य के अनुसार अपना नाम रखती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक उपभोक्ता सहकारी समिति है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? यह समिति उपभोक्ताओं का एक ऐसा संगठन होती है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। इनका उद्देश्य होता है कि अपने सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके लिए ज़रूरी वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकें। इसी तरह उत्पादक सहकारी समितियां भी होती हैं। उनका उद्देश्य होता है कि उत्पादकों को, खास कर छोटे उत्पादकों को यह सुनिश्चित करके देना कि उन्हें अपने उत्पादों या वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए उपयुक्त बाजार और उपयुक्त कीमतें मिल सकें। इसके अलावा कई सारी किसान समितियां भी हमारे देश में पाई जाती हैं जिनका उद्देश्य पुनः वही है कि किसानों के हितों की रक्षा करना, किसानों के फसलों या उनके उत्पादों को सही समय पर, सही बाजार में और सही कीमतों पर विनिमय या बिक्री के लिए उपलब्ध कराना। तो बच्चों, ऐसी कई समितियां हमारे समाज में पाई जाती हैं। ये ना केवल हमारे समाज में व्यवसाय करने का एक विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि इसके अलावा ये सामाजिक हित और कल्याण को भी बहुत अच्छे और सुगम तरीके से बढ़ावा देती हैं। तो बच्चों, सहकारी समिति एक बड़ा ही विशेष प्रकार का व्यवसाय है। ये ना केवल हमारे देश में व्यवसाय करने का एक विकल्प देता है लोगों को, बल्कि यह सामाजिक हितों और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। तो बच्चों, इस अध्याय के आज के भाग में हमने 3 प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप को जाना, उनकी विशेषताएं, गुण और अवगुण समझा। अगले भाग में हम 2 अन्य व्यावसायिक संगठनों को बड़े ही विस्तार में देखेंगे, क्योंकि वो 2 भारत में और विश्व में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख व्यावसायिक संगठन के स्वरूप हैं। एक है साझेदारी और दूसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो इस भाग को अच्छे से देखें, समझें और पढ़ें ताकि आप अगले भाग के लिए तैयार हो सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।